अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। वो एक सवाल दिया था मैंने जून 18, कर लेते तो अच्छा होता। नहीं किया शाबाश। है समझ नहीं आई। हेज पोर्शन करवा दूं क्या मतलब? जून 18। अच्छा क्या मुश्किल था इसमें? एक $3 मिलियन है, $12 मिलियन है, तो हाँ सही है। ये आपको मैं जब ऑप्शंस भी पढ़ा दूंगा ना तो फिर बतानी है ये बात। चलो अभी बीच में जिक्र आया तो बता देता हूं। जब हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को कंपेयर कर रहे होंगे तो मनी मार्केट हेज है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, इसमें कैश फ्लोज कब हो रहे होंगे? आज या कल? कल ही हो रहे होंगे। फॉरवर्ड में भी कैश फ्लो कल हो रहा है, फ्यूचर में भी कैश फ्लो कल हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें थोड़ा बहुत कैश फ्लो आज हो रहा होगा। जैसे ये जो फ्यूचर में मार्जिन है ना, मार्जिन ये सिक्योरिटी रखवाना है। मार्जिन का मतलब है हम उस जगह पर जाकर सिक्योरिटी रखवा के आएंगे, और 5% का मतलब है जितनी अमाउंट का हम हेज कर रहे हैं उसका 5% वहां सिक्योरिटी रखवाएंगे, और ये सिक्योरिटी है, ये कल को वापस मिल जाएगी। तो अब ये हमारा पैसा वहां पड़ा रहेगा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उस पर इंटरेस्ट लिया हुआ है ताकि कंपेरिजन बन सके। तो ये उस पर आप देखेंगे इंटरेस्ट लिया होगा, पीछे इंटरेस्ट लिया हुआ है ना, ये कंपेरेबल बनाने के लिए। ये ऑप्शंस भी जब पढ़ा लूंगा तब बताऊंगा ये बात कि जब हमने स्ट्रेटजीज कंपेयर करनी हो तो उन सब में कैश फ्लो एंड पे ही होता है, लेकिन फ्यूचर का मार्जिन ये मैंने लिखी हुई है किताब में बात, ऑप्शन का प्रीमियम ये शुरू में पैसे जाते हैं। तो कंपेरेबल बनाने के लिए उन पे इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, तो ये उस पर एक इंटरेस्ट लिया हुआ था। बाकी इसमें क्लोजिंग फ्यूचर की प्राइस निकालना और वो ये अगर कर लेते तो हो जाता। अच्छा फ्यूचर की ना एक चीज सिखाने लगा हूं, उसको मैं लॉक इन रेट नाम दे देता हूं। वैसे एक एग्जांपल से इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रिक्वायर्ड है आपसे।
गया 1.36। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 10। और पेमेंट का सवाल है तो पहले बाई किया होगा 1.36 पे, फिर सेल किया होगा 1.4 पे, 0.04 का गेन आ गया। टोटल गेन कितना बना 0.04, 62,500 का एक, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स है जी, 25,000 का गेन आ गया। अच्छा, स्पॉट पेमेंट कितने की होगी? हम जब असल में जाके मार्केट से खरीदेंगे तो स्पॉट पे कितने का मिलेगा 1.4 का। कितने पैसे जाएंगे 50,000, 875000, इतने पैसे जेब से जाएंगे और गेन होगा फ्यूचर में तो 850,000 हमें ये नेट कॉस्ट करेगा। तो इफेक्टिवली हमें एक स्टर्लिंग कितने का पड़ा इफेक्टिव रेट 8,50,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000, 1.36। ठीक है। अच्छा, एक और कर दें 1.2, 1.4 की जगह 1.2। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल तो वही है लेकिन इफेक्टिव रेट निकालें, अब 1.2 कर दिया मैंने। कितना आया 1.36। अच्छा, अब क्या हुआ, ये 1.36, ये 1.2, तो 0.16 का लॉस हो गया और टोटल लॉस बन गया 0.16 62,500 इंटू 10, 1 लाख। अच्छा, स्पॉट ट्रांजेक्शन क्या होगी 6,25,000 कितने के मिलेंगे 1.2 के 750,000 और लॉस होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट फिर से 1.36 आ जाएगा। ये इत्तेफाक से आ गया या कोई जादू हो रहा है या क्या होगा? चलें, एक रंग मेरे पास और है, एक और कर दें, चलें 1.6 कर लें, चलें, चलो लाल काला नीला हरा सब 1.6 इफेक्टिव रेट निकाल लें।
डन। कितना आया? 1.36। अच्छा 1.36 सेल 1.6 पे 0.24 का गेन, टोटल गेन बन गया 0.24 62,510 जी 150। और मार्केट से उठाएंगे तो 62 625 कितने के मिलेंगे? 1.6 के 1 मिलियन। लेकिन 1.5 लाख के गेन की वजह से ये 850 पे आ जाएगा, तो इफेक्टिव रेट फिर 1.36। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हाँ जी अच्छा चलिए बताता हूं। हम लोग पहले फ्यूचर बाय करते हैं, आज जो फ्यूचर की प्राइस है, उसके बाद हम स्पॉट इस रेट पे करते हैं और ये बराबर है। क्यों बराबर है? ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि मैच्योरिटी डेट आ गई हुई है। पिछले सालों में मैच्योरिटी डेट नहीं थी। ये जो अभी आपने जून 18 अगर किसी ने होमवर्क किया है तो मैच्योरिटी डेट नहीं आई हुई थी, इसलिए बेसिस से निकालना पड़ा था। जून 17 एक घटिया हरकत थी, वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर भी डिफरेंस आ रहा था, वरना मैच्योरिटी डेट अगर आ जाए तो फ्यूचर की प्राइस स्पॉट के बराबर हो जाएगी। अब मैथमेटिकली हो क्या रहा है? मैथमेटिकली ये हो रहा है कि पहले हम बाय करते हैं इस पे और फ्यूचर को, फिर स्पॉट में जाके असल में इस पे बाय करते हैं। असल में हम इस पे बाय करते हैं और यही रेट सेल का है, और ये और इसका डिफरेंस हम उसमें से नेट कर देते हैं। नेट रिजल्ट 1.36 पे चला जाता है। दोबारा इस पे बाय किया, इस पे सेल किया, 0.04 का फायदा हो गया। वो हम इस पेमेंट में जब नेट करते हैं तो नेट रिजल्ट 1.36 पे आ जाता है। इधर देखें, हमने इस पे फ्यूचर बाय किया, इस पे फ्यूचर सेल किया, कितना नुकसान हुआ? 0.16 का। इससे हम स्पॉट ट्रांजैक्शन करते हैं और 0.16 के नुकसान की वजह से इसमें वो शामिल होता है, नेट रिजल्ट फिर वहीं आ जाता है। हम इस पे फ्यूचर बाय करते हैं, इस पे सेल करते हैं, 0.24 का गेन होता है, और इत्तेफाक से यही फिगर स्पॉट की भी है। इस पे असल में स्टर्लिंग उठाते हैं और 0.24 का गेन जब इसमें नेट करते हैं तो बात फिर वही 1.36 पे चली जाती है। अब इस सबका कंक्लूजन क्या है? एक दो बड़े बड़े अगर हैं, और बल्कि इनफैक्ट एक ही बड़ा अगर है और एक दो छोटे छोटे अगर हैं। जो बड़ा अगर है पहले वो बता रहा हूं, फिर छोटे छोटे अगर बताऊंगा। एक बड़ा अगर है, दो छोटे अगर हैं। बड़ा अगर ये है कि अगर हमें इत्तेफाक से उसी मैच्योरिटी वाला फ्यूचर मिल जाए जिस दिन हमने कैश फ्लो करना है, ये बड़ा अगर है। हमें अगर इत्तेफाक से उसी मैच्योरिटी वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिस दिन हमने कैश फ्लो करना है, और दो छोटे छोटे अगर हैं। वो छोटे अगर ये हैं कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स राउंड फिगर आए, डेसिमल में ना आए, और दूसरा छोटा अगर ये है कि ये सिंगल सिंगल रेट हो, बाय सेल ना हो। क्योंकि बाय सेल हुए तो फिर इधर लेफ्ट रेट लग रहा होगा, राइट रेट लग रहा होगा, वो थोड़ी बराबर होंगे। बड़ा अगर दोबारा, अगर हमें बड़ा अगर ये है कि जिस दिन कैश फ्लो करना है उसी मैच्योरिटी वाला फ्यूचर मिले, ये बड़ा अगर है। और दो छोटे अगर ये हैं, दो छोटे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इसको ना भी लिफ्ट हो तो खैर है, कॉन्सेप्चुअली तो वो भी जरूरी, कॉन्सेप्चुअली तीनों अगर जरूरी है। कैश फ्लो का डेट जो है वही मैच्योरिटी मिल जाए, दूसरा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स राउंड फिगर आए, डेसिमल में ना आए, तीसरा रेट्स डबल वाले रेट्स ना हो, सिंगल सिंगल हो, मतलब बाय सेल ना हो। अगर ये तीन अगर पूरे हो रहे हैं तो सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद एंड रिजल्ट जो इफेक्टिव रेट निकलेगा वो वही होगा जो फ्यूचर की ओपनिंग प्राइस थी। कल को जो मर्जी होता रहे रेट, 1.4 रख लें, 1.2 रख लें, 1.6 रख लें, एंड रिजल्ट यही आ रहा है। जितनी भी खुदी होती है अंकल होती, तो जहां से शुरू होगा ना वहीं आएगा। लेकिन इसमें तीन अगर कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये है कि जो कैश फ्लो की डेट है उसी मैच्योरिटी वाला फ्यूचर मिल जाए हमें, और दो छोटे अगर ये है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी राउंड फिगर आए, पॉइंट्स में ना जाना पड़े, और रेट्स भी डबल वाले ना हो, मतलब बाय सेल ना हो, सिंगल फिगर हो। तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय सेल, गेन लॉस, स्पॉट, सारा फ्यूचर के पांचों स्टेप्स करने के बाद जो एंड पे इफेक्टिव रेट निकलेगा वो वही निकलेगा जो ओपनिंग फ्यूचर की प्राइस थी। ओपनिंग फ्यूचर की प्राइस क्या मुराद है? हम दो दफा फ्यूचर करते हैं ना, चाहे सेल करें चाहे बाय करें, दो दफा करते हैं ना। पेमेंट का सवाल है तो पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, रिसीट का सवाल है तो पहले सेल फिर वो, तो जो पहले करते हैं उसको मैं ओपनिंग कह रहा हूं, यानी जब हेजिंग डेट पहली दफा जाते हैं। तो ये तीन अगर पूरे हो जाएं, कौन से? कैश फ्लो डेट वाली मैच्योरिटी मिल जाए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे फिगर्स आए, डेसिमल में ना आए, और रेट सिंगल हो, बाय सेल के अलग अलग ना हो, तो फिर क्या होगा? सारे स्टेप्स करने के बाद जो एंड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बनेगा वो वही होगा जो फ्यूचर का ओपनिंग था।
अच्छा, इस साइंस से फायदा कौन को फायदा क्या होगा इससे? ये सारे स्टेप्स करके अल्टीमेटली हम क्या जानना चाह रहे होते हैं? ये यूएस कंपनी है, ये क्या जानना चाह रही थी अल्टीमेटली कि डॉलर जेब से कितना जाएगा। तो इस सारी कहानी का नेट रिजल्ट कौन को फायदा क्या हुआ? वो 5 स्टेप्स पे टाइम जाया करने की बजाय एंड आंसर कैसे निकाल सकता है? 6,25,000 स्टर्लिंग को इस पे ट्रांसलेट करके एंड आंसर निकलेगा। तो अगर ये 3 अगर पूरे हो जाएं तो फिर कंक्लूजन ये है कि फ्यूचर के सारे स्टेप सॉल्व करने के बाद जो एंड पे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है ये वही निकल आएगा जो फ्यूचर का ओपनिंग वाली प्राइस थी। तो फिर इस कंक्लूजन से कॉम का फायदा ये है, मैनेजमेंट का फायदा ये है कि ये सारे स्टेप्स को अवॉइड करके डायरेक्ट एंड आंसर तक पहुंच सकता है। यानी फॉरेन करेंसी अमाउंट को इस रेट पे ट्रांसलेट कर ले तो एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ये कंक्लूजन लिखें तो मैं लॉक इन रेट बताता हूँ। अच्छा, एक सवाल ना ऑप्शन करने के बाद ही हो सकेगा, लेकिन मैं आपको फ्यूचर की चूंकि 3 टाइप्स बताने लगा हूं तो इसलिए उस सवाल को जबानी देख लें जरा। सवाल बताता हूं आपको। समर 12 का एक सवाल है, अल्फा ऑटोमोबाइल्स, मेरी बुक में क्वेश्चन 10। लंबा सवाल नहीं है, पढ़ के देख लें तो अच्छी बात है, ताकि जो बताना चाह रहा हूं वो पूरी तरह से समझ आ सके। अल्फा ऑटोमोबाइल्स AAL के नाम से सवाल है, मेरी बुक में क्वेश्चन 10। एक बार पढ़ लें सवाल ताकि मैं बताऊं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
हाँ जी, कहानी लिखी ना, मैं फिर 3 बातें बताने लगा और ये सवाल पढ़ने को कहा था, पढ़ लिया। अच्छा, फ्यूचर के सवालों में ना नॉर्मली 3 शक्लें बन रही हैं, वो तीनों शक्लें मैं आपके सामने ला चुका। एक शक्ल ये बन रही है, ये मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, आप अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो लिखिएगा। फ्यूचर के सवालों में अब तक जितना पढ़ा दिया उसमें नॉर्मली 3 तरह की शक्लें बन रही हैं। एक फुल फ्लेज नॉर्मल शक्ल है। नॉर्मल शक्ल से मुराद यह है कि आपको फ्यूचर की ओपनिंग डेट की प्राइस भी पता है, क्लोजिंग डेट के स्पॉट भी पता है और फ्यूचर प्राइस भी पता है। ये एक नॉर्मल फ्यूचर का सवाल है। दोबारा, फ्यूचर के 3 तरह के सवालों की शक्ल सामने आई है। एक सवाल है नॉर्मल शक्ल, जिसमें फ्यूचर की ओपनिंग वाली प्राइस, ओपनिंग प्राइस से क्या मुराद है? जब पहली दफा हम हेजिंग करने जा रहे हैं उसको मैं ओपनिंग कह रहा हूं, और जब दोबारा जाना उसको मैं क्लोजिंग कह रहा हूं। फ्यूचर की ओपनिंग प्राइस भी है सवाल में, और कैश फ्लो डेट की स्पॉट भी है, और फ्यूचर की क्लोजिंग प्राइस भी है। ये फ्यूचर का नॉर्मल कंप्लीट सवाल है, और इसकी मिसाल है जून 2006 जो क्लास में किया था संडे को। ये बातें ज़बानी नहीं याद रहेंगी, दोबारा बता रहा हूं। 3 तरह के सवालों की शक्लें फ्यूचर की सामने आई हैं। ये 3 ही तरह की शक्लें मिली हैं मुझे। पहली शक्ल रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर की ओपनिंग प्राइस भी है सवाल में, और जिस दिन कैश फ्लो होना है उस दिन का स्पॉट भी है, और उस दिन की फ्यूचर प्राइस भी है। तो ये फ्यूचर का नॉर्मल सवाल है, जिसकी मिसाल पास्ट पेपर्स में से बताऊं तो क्वेश्चन 6 है, यानी जून 2006। फ्यूचर की ओपनिंग प्राइस भी है, और कैश फ्लो डेट की स्पॉट भी है, और फ्यूचर भी है। दूसरी टाइप का सवाल, जिसमें फ्यूचर की ओपनिंग प्राइस है, हेजिंग डेट की ओपनिंग प्राइस भी है, स्पॉट भी है। कैश फ्लो डेट का स्पॉट है, फ्यूचर प्राइस नहीं है। हेजिंग डेट की स्पॉट और फ्यूचर प्राइस दोनों है, और कैश फ्लो डेट की सिर्फ स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर प्राइस नहीं है। तो इस मसले का हल है कि हम वो बेसिस यूज करके फ्यूचर की क्लोजिंग प्राइस निकाल लेंगे, और अब ये नॉर्मल सवाल बन जाएगा। दूसरा सिनेरियो, दोबारा, हेजिंग डेट का स्पॉट भी है, फ्यूचर प्राइस भी है। कैश फ्लो डेट की स्पॉट है, फ्यूचर प्राइस नहीं है। तो फिर हम बेसिस वाला तरीका यूज करके फ्यूचर प्राइस क्लोजिंग खुद निकाल लेंगे, और ये नॉर्मल सवाल बन जाएगा। और इसकी मिसाल है जून 17 और जून 18। जी, दूसरी बात भी लिखी। तीसरा सिनेरियो, मैंने इसकी मिसालें बताई जून 17 जून 18। तीसरा सिनेरियो, अगर हेजिंग डेट का डेटा है बस,
कैश फ्लो डेट का डाटा ही नहीं, क्योंकि कैश फ्लो डेट भी आई नहीं है, तो फ्यूचर का सवाल कैसे सॉल्व करें? हाँ जी, तो फ्यूचर का सवाल सिर्फ तब सॉल्व हो पाएगा अगर हमें सवाल में इसी मेच्योरिटी वाला फ्यूचर मिल गया। तो फिर हम ये अंग्रेजी लिख देंगे कि चूंकि सेम मेच्योरिटी वाला फ्यूचर है, तो सारे स्टेप्स करने के बाद इफेक्टिव रेट यही आ जाना है। इसलिए फ्यूचर हेजिंग का नेट रिजल्ट है $8,50,000। दोबारा तीसरा सिनेरियो ये है कि हमें हेजिंग डेट का डाटा दिया हुआ है, कैश फ्लो डेट का डाटा ही नहीं दिया, क्योंकि वो भी पहुंचा ही नहीं है। जैसे आपको भी ये जून या दिसंबर 12 कहा था पढ़ने का, पढ़ा है? इसमें आपके पास जो डाटा अवेलेबल है, कैश फ्लो कब होना है? आज है 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 31 अक्टूबर पे जाके कैश फ्लो होना है। तो 31 अक्टूबर का आपको कोई डाटा बताया हुआ? देखिए, आपको ना 1 अगस्त के ऊपर एक्सचेंज रेट बता दिए, स्पॉट, 1 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, मनी मार्केट का डाटा बता दिया, फ्यूचर्स का डाटा बता दिया। ये सारा डाटा कब का है? Assume that the date today is 1 अगस्त। ये सारा डाटा 1 अगस्त पे खड़े हो गया है। नीचे उसने फिर से हेडिंग दे दी, एक्सचेंज रेट्स कोटेड ऑन 1 अगस्त 2012। तो ये सारा का सारा डाटा 1 अगस्त वाले दिन का है। 31 अक्टूबर वाले दिन का डाटा किधर है? नहीं है ना। तो फिर फ्यूचर कैसे सॉल्व करेंगे? तो चूंकि हमें 31 अक्टूबर की मेच्योरिटी वाला ही फ्यूचर नजर आ रहा है टेबल में, फ्यूचर में अक्टूबर वाला फ्यूचर नजर आ रहा है ना, हम वो वाला फ्यूचर ले लेंगे और सारे स्टेप्स करने के बाद एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? वही जो आज 1 अगस्त पे ही फ्यूचर का रेट लिखा नजर आ रहा है। इसलिए आप सोल्यूशन में देखिएगा, डायरेक्ट फ्यूचर एक लाइन में सॉल्व हुआ है, 5 स्टेप्स ही नहीं है। हाँ जी, इसका फ्यूचर का सोल्यूशन देखा। तो इस तीसरे सिनेरियो की मिसाल है ये जून 12, दिसंबर 12, जून 12। तो फ्यूचर के ना ये 3 सिनेरियो मेरी नजर से गुजरे में, जिसमें फ्यूचर का एक नॉर्मल, जिसमें ये चारों फिगर्स हैं, दूसरा जिसमें फ्यूचर की ये वाली फिगर नहीं है, तीसरा जिसमें ये डेट ही नहीं है। अच्छा, अब आने लगा हूं मैं फ्यूचर पे। केस 1 की हेडिंग दी थी मैंने 3 दिन पहले, शायद मेरा ख्याल है केस 1 ही कहा था मैंने इसको। देखें क्या लिखा था। हाँ, अब केस 2 पे आते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा सवाल है, केस 2 पे आते हैं।
केस 2, इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन लोकल करेंसी which are priced in foreign currency we want to hedge. अच्छा, ये अंग्रेजी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको समझा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. अच्छा, ऐसा होता नहीं है, यानी करेंसी की दुकान पे हम सिर्फ जाके खरीद सकते हैं कि बेच भी सकते हैं? बेच भी सकते हैं ना. तो ये जो मैं बात कहने लगा हूं ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं उसके लिए मैं ये मिसाल बना रहा हूं. अगर करेंसी, ये मैं जबरदस्ती की मिसाल बना रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं असल में. अगर हम किसी मुल्क में रहते हैं, बल्कि इंटरनेशनली, जबरदस्ती की मिसाल बना रहा हूं, ठीक है, इससे शायद ये समझा पाऊं मैं आपको. हम कोई करेंसी खरीद सकते हैं, जाके बेच नहीं सकते. फर्ज करें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है, यानी रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर मेरे पास डॉलर है तो मैं जाके बेच नहीं सकता दुकान पे. हाँ, डॉलर खरीद रहे हैं तो मुझे मिल जाएंगे, बेच नहीं मैं सकता. बात समझ आ रही है कि नहीं? समहाउ रिस्ट्रिक्शन है कि मैं करेंसी की दुकान पे जाके करेंसी बेच नहीं सकता. खरीदनी हो तो मिल जाएगी, यानी मैं फॉरेन करेंसी अगर खरीदना चाहूं तो मिल जाएगी, मैं बेच नहीं सकता. ये बात समझ आ रही है कि बदलू मिसाल? सही बात है ना. मेरे पास है डॉलर और मुझे वो बेचने हैं, मुझे तो रुपया चाहिए. रुपया क्यों चाहिए भाई? लोकल है, मुझे आटा दाल खरीदनी है, तो मेरे पास डॉलर है, मुझे रुपए चाहिए. मैं डॉलर बेचने जा रहा था, दुकानदार ने कहा नहीं जी सॉरी, नॉट अलाउड. अब मैं डॉलर ही नहीं बेच पा रहा. मतलब मुझे डॉलर बेचने हैं भाई, मेरी जो मुझे अपनी करेंसी चाहिए, मैं डॉलर बेचने जा रहा हूं, वो दुकानदार ले ही नहीं रहा. मैंने फ्लाइट पकड़ी, मिसाल अजीब सी है लेकिन मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं. मैं यूएस चला गया और वहां जाकर मैंने कहा मुझे रुपये खरीदने हैं. उन्होंने कहा वेलकम, फॉरेन करेंसी है, खरीद लें आके. तो अब मैंने वहां जाकर डॉलर दिए और रुपये खरीद लिए. ये मैंने क्या किया है? असल में तो मैं यहां पर अपने रुपए चाहता था डॉलर बेच के, लेकिन पता लगा दुकानों पे सिर्फ करेंसी हम खरीद सकते हैं, बेच नहीं पा रहे, कोई गवर्नमेंट की तरफ से मना है. तो चलो हम यहां पर डॉलर दे के रुपये नहीं ले पा रहे, तो किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहां पर रुपया फॉरेन करेंसी के तौर पे बिकता हो. यूएस चले गए. यूएस क्यों चले गए? क्योंकि हमारे पास डॉलर थे. हम यूएस चले गए और हमने यूएस में जाके कहा मुझे फॉरेन करेंसी रुपये चाहिए. उन्होंने कहा वेलकम. उन्होंने डॉलर लिया और रुपये दे दिया, रुपये लेके हम घर आ गए. तो हम जो काम अपने मार्केट में नहीं कर पा रहे थे, हमने किसी और मार्केट से काम वही चला लिया. कैसे वो चल गया काम? हम डॉलर बेचना चाह रहे थे, रुपए मिल जाते. डॉलर बेच नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, दूसरी मार्केट में जाके रुपए खरीद लेते हैं. पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा. हम अपनी मार्केट में डॉलर बेचना चाह रहे थे, हमारे पास फॉरेन करेंसी डॉलर पड़ी हुई थी, हम डॉलर बेचना चाह रहे थे क्योंकि हमें चाहिए रुपए थे, लेकिन हमें मना कर दिया वहां डॉलर बेचने से. तो हम किसी और मार्केट में चले गए और वहां जाकर हमने रुपया खरीद लिया. बात तो वही हुई ना, डॉलर दिए, रुपया मिल गया. लेकिन ऑफिशियली हम क्या कर रहे हैं? हम डॉलर बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि मना थे, तो हम रुपया खरीदने चले गए. पाकिस्तान में रह के हम ये कह सकते थे हम रुपया खरीदने आए हैं, यानी अगर वो कहते हैं डॉलर नहीं ले रहे, हम कहते हैं हम डॉलर बेचने थोड़ी, हम तो रुपया खरीदने आए हैं. यहां कह सकते थे क्योंकि रुपया प्रोडक्ट ही नहीं है पाकिस्तान में. हम ये कैसे कहते हैं हम रुपया खरीदने आए हैं? तो हम उस मुल्क में चले गए जहां रुपया प्रोडक्ट था, तो हमने वहां जाकर रुपया खरीदा, बस मिल गए रुपया और घर आ गए. कुछ बन पा रही है बात कि नहीं? कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो हम उसकी उल्टी मार्केट में चले गए, एंड रिजल्ट वही निकाल लिया. अभी तक हम सवालों में अगर यूएस कंपनी थे, यूएस कंपनी, और हमें स्टर्लिंग मिलने होते थे, तो हम किस करेंसी को हेज करना चाह रहे थे? स्टर्लिंग को. तो हम स्टर्लिंग का फ्यूचर जाके खरीद बेच लेते थे, और उसकी प्राइस किस में लग रही होती थी? डॉलर में. अब पाकिस्तान को छोड़ के मैं अमेरिकन बन रहा हूं कि हम अमेरिकन कंपनी थे और हमें अगर स्टर्लिंग खरीदने बेचने होते थे, मतलब पेमेंट रिसीट का सवाल था, तो हम कैसे हेजिंग करते थे? जाके फ्यूचर मार्केट में जाके स्टर्लिंग के फ्यूचर खरीद बेच देते थे, और उनकी प्राइस किस में लग रही थी? डॉलर में. अब अगर हम यूके कंपनी बन गए, तो अब हमें किसको हेज करना है? डॉलर को कि स्टर्लिंग को? डॉलर को. अच्छा, आप चूंकि पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, तो आपको दोनों फॉरेन करेंसी हम मिक्स कर रही हैं, चलो पाकिस्तानी बन जाते हैं. हम पाकिस्तानी कंपनी है और हमें स्टर्लिंग को पे या रिसीव करना था, मतलब हेज करना था. तो हम फ्यूचर मार्केट में गए और स्टर्लिंग का फ्यूचर बाय सेल कर लिया. उसकी प्राइस किस में लग रही थी? रुपीज में. तो ठीक है, हमारे अपने रुपए थे, हमने फ्यूचर हेज करना ही स्टर्लिंग को था, तो स्टर्लिंग के फ्यूचर जाके बाय सेल कर लिए.
अब अगर यूके कंपनी है जिसने रुपए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है, तो अब जब वो फ्यूचर की मार्केट में जाएगा तो वहां पर रुपया एज अ प्रोडक्ट है या स्टर्लिंग एज अ प्रोडक्ट है? बस आप इसे अंदाजा कर लें कितना उल्टा सा है ये। हम पाकिस्तानी कंपनी है और फ्यूचर की एक ही इंटरनेशनल मार्केट होती है। करेंसी मार्केट तो हर मुल्क की अपनी है ना, लेकिन फ्यूचर मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट है। इस मार्केट में स्टर्लिंग के फ्यूचर बाय सेल हो रहे थे और इनकी प्राइस किस में लग रही थी? रुपीज में। यानी 62,500 स्टर्लिंग का फ्यूचर खरीदना है खरीद लो, बेचना है बेच लो। तो एक मार्केट थी जहां पर फ्यूचर जो प्रोडक्ट है स्टर्लिंग, उसके फ्यूचर बाय सेल हुआ करते थे और इसकी प्राइस किस में लग रही थी? रुपीज में। ये एक नॉर्मल सवाल था जिसमें हम यानी रुपीज वाले कल को कस्टमर से स्टर्लिंग रिसीव करने वाले थे, तो इसकी हेजिंग कैसे की हमने? फ्यूचर मार्केट में जाके स्टर्लिंग के ही फ्यूचर बाय सेल किए। और चूंकि हम पाकिस्तानी कंपनी थे तो हमारा से काम क्यों चल गया? क्योंकि उसकी प्राइसिंग भी किसमें हो रही थी? रुपीज में। ये अब तक जो कर रहे थे ये वो है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई यूके कंपनी है जो किसी पाकिस्तानी को रुपीज में ही पे करने वाली है, अब ये रुपीज इसके लिए तो फॉरेन करेंसी ही है ना, है या नहीं? हमें अजीब लग रहा है इसको फॉरेन करेंसी कहते हुए, लेकिन इन लोगों के लिए तो फॉरेन करेंसी है ना। हम किसी बाहर के मुल्क चले जाएंगे तो फॉरेनर ही होंगे ना, है ना? तो इसके लिए तो ये फॉरेन करेंसी है। तो अब जब ये इस मार्केट में जाएगा तो ये कौन सी करेंसी को हेज करने जा रहा था? तो रुपीज के तो वहां फ्यूचर ही नहीं मिल रहे। रुपीज का तो पता नहीं वैसे भी फ्यूचर है कि नहीं। तो इस कंपनी को हेजिंग रुपीज में करनी थी, लेकिन जब ये इस इंटरनेशनल मार्केट में गया तो इसका काम क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि रुपीज के फ्यूचर्स ही नहीं है। लेकिन इसको एक उल्टा रास्ता समझ आया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, रुपीज के फ्यूचर नहीं है, स्टर्लिंग के तो फ्यूचर है ना, जिनकी प्राइस रुपए में लग रही है। मकसद तो मेरा रुपए और स्टर्लिंग को ही क्रॉस हेज करना था। अभी जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि हम डॉलर बेचना चाह रहे थे, दुकानदार ने मना कर दिया। असल में हमें डॉलर बेच के रुपए चाहिए थे, तो हम दूसरे मुल्क में जाके गए कि हमें रुपये खरीदना है। मकसद तो डॉलर देकर रुपया लेना ही था ना। अब आप बोलने में उसको डॉलर बेचना कह लें या रुपया खरीदना कह लें। तो इस यूके कंपनी ने चूंकि रुपीज फॉरेन करेंसी की हेजिंग करनी थी, लेकिन फ्यूचर मार्केट में इसका डायरेक्ट काम इसलिए नहीं बन पा रहा था कि ये तो रुपीज को हेज करने जा रहा था, तो ये यहां जाकर कौन सा फ्यूचर ढूंढता? रुपीज का वो था ही नहीं लिस्ट के अंदर, क्योंकि उस मार्केट में रुपी एज अ प्रोडक्ट ही नहीं था। रुपी क्या था? उस मार्केट में प्राइसिंग इसमें हो रही थी, मीडियम ऑफ करेंसी एक्सचेंज था। तो अब उसको लगा कि रुपी के फ्यूचर तो मिल नहीं रहे, तो मेरा तो काम नहीं बनेगा। फिर उसको आइडिया ये आया कि चलो रुपी एज अ प्रोडक्ट ना सही, स्टर्लिंग तो एज अ प्रोडक्ट है ना वहां पर, जिसकी प्राइस किसमें हो रही है। तो है तो वही दो करेंसी ना जो हम चाह रहे थे। तो अब ये केस 2 बनाया। केस 1 ये था कि जिस फॉरेन करेंसी में हमने डील करना होता है, उसी फॉरेन करेंसी के एज अ प्रोडक्ट फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, जिनकी प्राइसेस किसमें लग रही हैं? हमारी करेंसी में। ये नॉर्मल सवाल था, इसको मैंने केस 1 कहा था, दोबारा बोल रहा हूं। केस 1 ये था कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है जिसको हमने हेज करना है, फ्यूचर मार्केट में उसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ प्रोडक्ट बाय सेल हो रहे हैं। और वो हमारे काम के क्यों हैं? एक तो उस करेंसी के हैं जो हम हेज करना चाह रहे हैं, और दूसरा उनकी प्राइसिंग किसमें हो रही है? जो हमारी अपनी करेंसी है। तो ये केस 1 था। केस 2 ये है कि जो हमारी अपनी करेंसी है और जो फॉरेन करेंसी है, हम गए तो थे अपनी तरफ से इस मार्केट में किसके फ्यूचर ढूंढने, क्योंकि हमारी फॉरेन करेंसी है जिसको हमने हेज करना है, और हमारे काम का होता अगर रुपी का फ्यूचर होता और उसकी प्राइसिंग किसमें हो रही होती? स्टर्लिंग में। ऐसा तो हमें नहीं मिला, लेकिन इसका उल्टा मिल गया। हमें स्टर्लिंग के फ्यूचर मिल गए जिनकी प्राइसिंग रुपीज में हो रही थी। यानी हम गए इरादे से डॉलर बेचने के थे, लेकिन हमें वहां पर रास्ता नजर आ रहा रुपी खरीद लो, तो इवेंचुअली डॉलर भी बिक रहे होंगे ना। तो इसको मैं उल्टा फ्यूचर कह रहा हूं। ये इस अंग्रेजी से मैं बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी करेंसी के अवेलेबल है और उनकी प्राइस किसमें हो रही है? उस फॉरेन करेंसी में जिसको हम हेज करने जा रहे थे। यार आपकी शक्लों में ना मुझे तरस आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं समझ। आप चले बाकी फिर सवाल के साथ इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। केस 2 की हेडिंग ये है,
समझा दें अपने आप को कि नहीं? कुछ तो एक्सप्लेन करें ना। हाँ जी, कुछ समझाया अपने आप को। अच्छा, अब इसमें बहुत सारा दिमाग चाहिए आपका मुझे, तो 68 में शुरू करते हैं, 67 बस।